नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ये लास्ट लेक्चर होगा थर्मोकेमिस्ट्री पर, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है। द टॉपिक नेम ऑफ टुडेज लेक्चर इज किरचॉफ्स इक्वेशन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है बेटा, किरचॉफ्स इक्वेशन। एक बार फिर से बोलो, किरचॉफ्स इक्वेशन। क्या है किरचॉफ्स इक्वेशन? किरचॉफ्स इक्वेशन बेसिकली हमें हीट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है। किसके किसके बीच में रिलेशन देता है? हीट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है विद द हेल्प ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। विद द हेल्प ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, जिसे आप सीपी एंड सीवी बोलते थे, थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो किरचॉफ्स इक्वेशन टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? हीट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर with the help of with the help of molar heat capacity। मोलर हीट कैपेसिटी अगर आपको याद हो तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम Cp एंड Cv से डिनोट करते थे, ठीक है? ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर से आ जाओ, किरचॉफ इक्वेशन क्या बताता है? हीट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको याद है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, जहां तक मुझे याद है और आपको भी याद होना चाहिए कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी चेंज। क्लियर हो गया? ये पहली कंडीशन है। इस पर बेस्ड डेरिवेशन करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन लेकर आएंगे। उसमें क्या बोलेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे मैं QV बोलूंगा, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी। क्लियर? इस पर बेस्ड डेरिवेशन करेंगे, उस पर बेस्ड डेरिवेशन नहीं करते, उसको सिमिलरली बोल देते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब डेल्टा एच सब लोग जानते हो। डेल्टा एच इंथैल्पी क्या? स्टेट फंक्शन, तो चेंज इन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? HP माइनस HR, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं? ओके। अब रिलेशन किसके किसके बीच में? हीट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर। तो एक काम करो, इस रिएक्शन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा d/dt डेल्टा एच। समझ गए इतना? ओके। इज इक्वल टू d/dt HP माइनस d/dt HR। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं। एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये P क्या है? प्रेशर है। और ये वाला P क्या है? ये है एंथैल्पी या हीट ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है? हीट ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है किसी को यहां तक? नहीं? कोई डाउट नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम लोगों को डेल्टा एच का फार्मूला Cp के टर्म पर याद हो, तो एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू N, 1 मोल गैस ले लो तो N1 हो जाएगा Cp डेल्टा टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। गैस 1 मोल है अगर, तो NCP N1 हो जाएगा। यहाँ से Cp की वैल्यू निकालो, तो Cp इज इक्वल टू आएगा डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, Cp इज इक्वल टू DH अपॉन dt, DH अपॉन dt, DH अपॉन dt। क्लियर? अब इस चीज को देखो, D अपॉन dt डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब ये क्या लिखा है पढ़ो, DH अपॉन dt, DH अपॉन dt। तो DH अपॉन dt क्या होता है? Cp एट कांस्टेंट प्रेशर। DH अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड Cp ऑफ किसका? प्रोडक्ट, माइनस DH अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज अगेन Cp किसका? रिएक्टेंट का। तो ये है Cp ऑफ प्रोडक्ट और ये है Cp ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं? आगे बढ़ते हैं। d/dt डेल्टा एच इज इक्वल टू Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा यार? ये डेल्टा Cp हो जाएगा। समझ गए मुलगा? क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा Cp। यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, क्या बोला? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ए मक्खी तो यार, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की Cp वैल्यूज गिवन है, तो हमें फॉर द रिएक्शन डेल्टा Cp चाहिए। तो डेल्टा Cp विल बी इक्वल टू Cp ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ
Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट। यही चीज Cv के लिए भी हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? डेल्टा Cv के लिए। तो डेल्टा Cp इज इक्वल टू क्या होगा? Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। फिर से न्यूमेरिकल बनेगा, याद रखो, आज ही कराऊंगा मैं। डेल्टा Cp इज इक्वल टू Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया सभी को? ये फार्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट है, लर्न करो इसको। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, डी टी को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा डी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा Cp डी टी। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। ओके, मतलब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। हीट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। तो एक काम करो, इसे इंटीग्रेट कर दो और लिमिट अप्लाई करो। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं आप T1 से T2। टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2 तक। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डेल्टा एच, पढ़ो क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ डी डेल्टा एच, ये आ जाएगा डेल्टा एच, और डेल्टा एच पे लिमिट अप्लाई करो T2 से लेके T1 तक, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू डेल्टा Cp इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिमिट अप्लाई T2 माइनस T1 माइनस T1। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। यहां से अगर मैं आपसे डेल्टा Cp का फार्मूला पूछूं, डेल्टा Cp इज इक्वल टू कितना होगा? तो डेल्टा Cp विल बी इक्वल टू डेल्टा H एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा H एट टेम्परेचर T1। T2 इज हायर देन T1, T2 इज हायर देन T1। आप समझ रहे हैं ना? ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये आ गया आपका किरचॉफ इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन जो है ये सभी को लर्न होनी चाहिए। सभी को क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। याद करो मेरे साथ, डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। फिर से बोलो, डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये कब आया? कब आया? जब प्रेशर कांस्टेंट था। प्रेशर कांस्टेंट था तो डेल्टा Cp आया। और अगर यहां पर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, सेकंड केस मैं पेज टर्न कर रहा, छाप लो इतना। अगर हम बात करें सेकंड केस की, कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब QV दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसे मैं फिर से टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा और बाद में लिमिट अप्लाई करके उसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। बोला या ना? हाँ। तो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिमिलरली बोल देते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा Cv आएगा। वहां प्रेशर कांस्टेंट था, डेल्टा Cp आया था। समझा? नो नीड ऑफ डेरिवेशन। प्रेशर कांस्टेंट था, डेल्टा Cp आया। वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा Cv आएगा। तो डेल्टा Cv इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। क्लियर? क्या आएगा? तो आएगा डेल्टा ET2 माइनस डेल्टा ET1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो दो फार्मूलाज आए। कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा Cp का फार्मूला आता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा Cv का फार्मूला आता है। डेल्टा Cv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा ET2 इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T2 माइनस इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। क्लियर हो गया? तो ये इक्वेशन भी हमें लर्न होनी चाहिए। यही डेल्टा Cp एंड डेल्टा Cv की ये जो इक्वेशंस हैं, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड किरचॉफ्स इक्वेशन। क्या कहलाती हैं ये? किरचॉफ्स इक्वेशन। और ये क्या एक्सप्लेन करती हैं हमको? कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर यहां से मैं आपसे कहूं कि डेल्टा Cv कितना होगा, तो आप अगेन बोल सकते हैं कि डेल्टा Cv इज इक्वल टू क्या? Cv ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cv ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। तो ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाती है बेटा? किरचॉफ्स इक्वेशन। ओके, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल मैं लूंगा अभी थ्योरी खत्म होने दो। लास्ट पॉइंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज अ थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है कि एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर। अब एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर ये जो है ये सबसे कम टेम्परेचर होता है, जिसे आप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। प्रैक्टिकली तो इस टेम्परेचर तक पहुंच पाना, इस टेम्परेचर को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली लैंग्वेज के बेसिस में तो हम बोल सकते हैं ना कि एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। अगर टेम्परेचर को हम सबसे मिनिमम टेम्परेचर ले लें 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, तो किसी भी सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है वो जीरो हो जाएगी। किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या है? जीरो। मतलब उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं होगी, उन मॉलिक्यूल्स में कोई भी रैंडमनेस नहीं होगी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नहीं। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, जिस पर कोई भी डिफेक्ट या जिस पर कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं होती। तो वो जो सॉलिड है वो कैसे सॉलिड कहलाता है? परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता। बोला हाँ या ना? हाँ। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अगली बात देखो, ये टेम्परेचर इतना कम टेम्परेचर है। अच्छा, आप तो ये तो जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर करके सबसे मिनिमम, सबसे कम टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर करके बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इतने कम टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर नहीं भागेंगे, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ। और अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं जाएंगे तो वो सब्सटेंस परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उस पर कोई भी डिफेक्ट, उस पर कोई भी इरेगुलरिटीज जिसको आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं वो प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब कोई भी सब्सटेंस इस टेम्परेचर पे परफेक्ट क्रिस्टल के फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और एक बात, एट दिस टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ऑल मॉलिकुलर मोशन स्टॉप। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी मॉलिकुलर मोशन नहीं होगा, ऑल मॉलिकुलर मोशन स्टॉप। अगर हमारे क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना हो जाए ना, तो आप सोचो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा, ना हवा चलेगी, ऑल मॉलिकुलर मोशन स्टॉप, ना नदियां बहेंगी, ना पक्षी उड़ेगा, ना हम हिल सकते, ना हम बोल सकते। बट प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली मैं जो बोल रहा हूं वो भी पॉसिबल नहीं है। बोलो हाँ या ना? हाँ। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? कितने कम टेम्परेचर पे, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी और वो सब्सटेंस परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। मतलब उस सब्सटेंस पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, उस सब्सटेंस पे कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन को मिस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, उनके पास कोई भी मोशन नहीं है, वो हिल नहीं सकते, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जा सकते। दैट्स वाई दैट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इसे मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा लिखते हैं, लिमिट अगर टेम्परेचर टेंडिंग टू 0 केल्विन देन एंट्रोपी टेंडिंग टू जीरो। टेम्परेचर टेंडिंग टू 0 केल्विन तो एंट्रोपी टेंडिंग टू जीरो। ये कौन सा लॉ है बेटा? दिस इज अ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो टोटल कितने लॉस पढ़ लिए थर्मोडायनामिक्स में? 4 लॉस पढ़े थे। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गया सभी को? ओके। चलो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, छाप लो इसको। ओके। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, कहता है कि फॉर द रिएक्शन 2NO प्लस O2 फॉर्मेशन हो रहा है 2NO2 का, कैलकुलेट डेल्टा जी, ओके, एट 700 केल्विन व्हेन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस आर। डेल्टा जी पूछा है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर -113 किलो जूल पर मोल एंड -145 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला है जो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात, जो इंथैल्पी चेंज है, इंथैल्पी चेंज है, ये देखो किलो जूल में, ये यूनिट का थोड़ा सा झोल आएगा, और इंट्रोपी चेंज जो है ये जूल में है, ठीक है। तो आपको इन्हें सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। अब आंसर जूल में पूछ रहा है या किलो जूल में पूछ रहा है, किलो जूल में पूछ रहा है तो इसको किलो जूल में बदल दो, जूल में पूछ रहा है तो इसको जूल में बदल दो, ठीक है ना यार, ठीक है। चालू करते हैं। डेल्टा जी पूछ रहा है, फार्मूला यूज़ करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज माइनस 113 किलो जूल पे मैंने रखा, माइनस टी टेम्परेचर इज 700 इनटू डेल्टा एस इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज इज माइनस 145, ये किलो जूल में था, ये जूल में, तो इंटू 10⁻³ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याद है ना गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो जो वैल्यू आई, अब देखो आंसर हमारे पास लिखे हुए हैं इन सब के, आंसर है -11.5, आपने किलो जूल पे आंसर निकाला है पर मोल। दिस इज योर आंसर। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, मतलब इंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन Br2 प्लस Cl2, फॉर्मेशन हो रहा है 2BrClR 29.37 किलो जूल, मैं यूनिट पे फोकस करूंगा, एंड 104 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो फिर से देखो ये किलो जूल है और ये जूल में, हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। फाइंड टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अबव विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो चलो मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ। डेल्टा एच का साइन देखो क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो जरा मेरा प्रीवियस लेक्चर याद करो, जब मैंने आपको सिखाया था कि दोनों चीज़ें जब पॉजिटिव हो तो ट्रिक कैसे अप्लाई की थी। दोनों चीज़ें जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव मतलब एट हायर टेम्परेचर, ज़्यादा मतलब हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। किससे ज़्यादा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर से, जब टेम्परेचर किससे ज़्यादा हो, इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर से। समझ में आया? तो हम एक काम करेंगे, हम इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल देंगे और बोलेंगे उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो यूज़ करो फार्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी 0, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस, डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस। क्लियर हो गया? डेल्टा एच कितना है, तो डेल्टा एच कितना है, दिस इज 29.37 किलो जूल है ना, इंटू 10⁻³ जूल डिवाइड बाई डेल्टा एस इज 104, दोनों ही जूल पे। समझ गए इतना? ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो टेम्परेचर आया बेटा, ये आया 282.4 केल्विन। लेकिन ये टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है क्योंकि आपने डेल्टा जी को 0 कर दिया था। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 282.4 केल्विन, देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो आंसर क्या आया, टेम्परेचर ग्रेटर देन 282.4 केल्विन। सोचो इसी में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन 100 केल्विन, दूसरा आंसर 200 केल्विन, तीसरा आंसर 250 केल्विन, और चौथा ऑप्शन 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है, 282.4 केल्विन के ऊपर, मतलब 300 केल्विन इज आवर आंसर। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड टेम्परेचर अबव विच, मतलब 282.4 पर तो इक्विलिब्रियम होगा, इसके ऊपर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। मुन्ना समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। कहता है कि कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच वाटर लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। उसने पहले ही बोल दिया इन इक्विलिब्रियम, और डेल्टा एच और डेल्टा एस गिवन है। तो वो टेम्परेचर बताना है जिसमें वाटर लिक्विड वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो। तो आप जानते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। यूनिट का ख्याल रखेंगे, डेल्टा एच है
40.73 इंटू 10⁻³ किलो जूल है, डिवाइड बाय डेल्टा एस इज 109। जब हमने सॉल्व किया तो इक्विलिब्रियम का हमें टेम्परेचर मिला एंड दिस टेम्परेचर इज 373.6 केल्विन, 373.6 केल्विन। क्लियर हो गया बेटा सभी को? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि फॉर रिएक्शन, कोई रिएक्शन है गिवन तो नहीं है यहाँ पर, या हो सकता है गिवन हो, मैंने छोड़ दी हो क्योंकि उसका कोई काम नहीं होगा इस क्वेश्चन में। फॉर रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू, अच्छी बात है। डेल्टा एस की वैल्यू, बहुत बढ़िया बात है। यूनिट देखना, किलो जूल है, ये जूल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? देखते जाओ। फॉर रिएक्शन डेल्टा एच इज गिवन, डेल्टा एस इज गिवन, अप टू व्हाट टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जब भी हम स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ही बात करते हैं। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, जरा थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। अप टू व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसा पूछा उसने। जरा डेल्टा एच का साइन देखो कैसा है, डेल्टा एच निगेटिव है। डेल्टा एस का साइन कैसा है, ए भी नेगेटिव है। फिर से ट्रिक याद करो, जब दोनों ही नेगेटिव होते तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब और कम हो गया, मतलब मैंने आपको सिखाया था कि एट लोअर टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। किससे लोअर टेम्परेचर, किससे लोअर टेम्परेचर होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब इस टेम्परेचर तक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इस एग्जैक्ट इस टेम्परेचर, इससे नीचे इस पर इक्विलिब्रियम और इसके ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है ना? मैंने आपको 4 केसेस एक दिन सिखाए थे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक बार दोनों को पॉजिटिव लिया था, एक बार दोनों को नेगेटिव लिया था, एक बार एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, और चौथी बार एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव। तो उन्हीं में से दूसरा केस है, दूसरा केस याद कैसे कराया था? ए भी नेगेटिव, ओ भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव मतलब और कम मतलब एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर किससे लोअर होना चाहिए? इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए। तो वही तो क्वेश्चन है कि अप टू व्हाट टेम्परेचर। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल देंगे और उससे नीचे टेम्परेचर पर प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यूज करो फार्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकालेंगे, हर बार इक्विलिब्रियम का ही निकालते हैं, और बस बात खेल होता है कि उसके ऊपर स्पॉन्टेनियस कि उसके नीचे स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर निकालो, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच कितना है, सामने दिखाई दे रहा, -49 किलो जूल है 10⁻³ डिवाइड बाय डेल्टा एस -40.2। क्लियर हुआ इतना? ठीक। जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो आंसर है, मतलब जो वैल्यू है, वो आई 1225 केल्विन। मतलब 1225 केल्विन पर डेल्टा जी 0 होगा, मतलब इस टेम्परेचर पर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर होगा। 1225 केल्विन पर इक्विलिब्रियम में होगा। अब कुछ बच्चों ने 1225 निकाला, 1225 यहाँ दिखा, टिक कर दिया, बोले यही आंसर है। गलत हो गया बेटा, इस टेम्परेचर 1225 केल्विन, और यहाँ तो एक तो पहली बात, यहाँ 1225 केल्विन आया है, यहाँ 1225 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, इस टेम्परेचर पर तो इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? अब एक काम करो, ये सब सेल्सियस में लिखें, तो इस टेम्परेचर को सेल्सियस में लेके जाओ। 1225 में 273 घटाओ, जब आप ऐसा करेंगे तो ये आएगा 952 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना आएगा? 952। तो इस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम, मतलब इस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम, इस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम, और इससे कम टेम्परेचर पे 952 से कम टेम्परेचर तक, 952 से कम टेम्परेचर पर प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। तो ढूंढो 952 से कम, 952 से कम, 952 से कम मिल गया। मतलब हम रैंडमली बोल सकते हैं कि एट 946 डिग्री सेल्सियस तक प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। अब कुछ बोलेंगे क्या सर 947 पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल होगा, लेकिन वो ऑप्शन पे नहीं गिवन ना। देखो बेटा, 9 टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मतलब 952 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। अब वो कम कोई भी आंसर हो सकता है यहाँ पर, तो कम वाला ये आंसर हो गया हमारा। अगर यहाँ 950 डिग्री सेल्सियस होता तो भी आंसर हो जाता, 951 डिग्री सेल्सियस होता तो भी आंसर हो जाता। अब आप कहेंगे सर अगर 946 भी लिखा हो और 950 भी लिखा हो तो कौन सा आंसर होगा? बेटा ऐसे ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है ना? ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है I2
प्लस H2S, फॉर्मेशन हो रहा है HI प्लस S, प्रोसीड स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही एट 298 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर। इज ट्रू और फॉल्स, हमें ये पता लगाना है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये इतने टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी या स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। गिवन है स्टैंडर्ड, बिंदी लगी ना, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इतना है एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2S इतना है। तो एक काम करूंगा मैं, HI का डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, H2S का डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन दिया, और आप जानते हैं ना सल्फर नेचुरल स्टेट, I2 सॉलिड नेचुरल स्टेट, और एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट का डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, 0। तो इन दोनों का डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, और इन दोनों का डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, और इन दोनों का स्टैंडर्ड डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, 0 होगा। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। क्लियर होगा इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकाल दूंगा। देखो कैसे, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, और अगर डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट। डेल्टा जी तो स्टेट फंक्शन है ना, फाइनल मतलब प्रोडक्ट माइनस इनिशियल मतलब रिएक्टेंट। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ओके। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, HI का कितना है 1.8 है, कितना 2 मोल, ये पर मोल है ना, यहाँ पर 2 मोल है, तो 2 × 1.8 प्लस सल्फर का 0 हो जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है, I2 का 0, H2S का क्वेश्चन है दिया है माइनस 33.8। समझ में आया? यूनिट सेम है, किलो जूल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज निकालो। जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस 30.2 किलो जूल। कितनी आएगी, माइनस 30.2 किलो जूल। तो ये जो ओवरऑल डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन है ये नेगेटिव आया। कैसा आया, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आया दैट मीन्स कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट कैसा है बेटा, ट्रू। क्लियर हो गया इतना? ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। कहता कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 400 केल्विन। रिएक्शन इज गिवन, डेल्टा H नॉट गिवन है और डेल्टा S नॉट गिवन है, यूनिट देखना, ठीक है। दिस इज किलो जूल एंड दिस इज जूल, ठीक। तो जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फार्मूला लिखो। क्या हुआ करता था, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम Kc भी हो सकता है और Kp भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो रिलेशन आया, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग K इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स Kc। अब Kc तो पाइचे हमको, और डेल्टा G नॉट गिवन नहीं है, तो डेल्टा G नॉट नहीं गिवन तो क्या हुआ, डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट तो गिवन है ना। तो एक काम करो, डेल्टा G नॉट निकाल लो। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट इज 77.2 इंटू 10⁻³ माइनस T इज 400 इंटू डेल्टा S नॉट, और डेल्टा S नॉट है 122। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज, मैं लिखता हूं देखकर, कहाँ लिखा है, हाँ, दिस वैल्यू इज 28400 जूल। ये हमने जूल में बदल लिया था ना, 28400 जूल। डेल्टा G नॉट मिल गया, वैल्यू प्लेस कर दो, 28400 इज इक्वल टू माइनस 2.303, ये जूल पे है, आर की वैल्यू जूल 8.31, टेम्परेचर इज 400 इंटू लॉग Kc। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे सॉल्व कर लें, बाद में एंटी लॉग ले लेंगे, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता मैं यहाँ पर, ठीक है।
तो जो Kc की वैल्यू आई है दैट वैल्यू इज 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴। Kc कितना आएगा बेटा? 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट चाहिए, रिएक्शन है CO प्लस हाफ O2 CO2। डेल्टा एच नॉट भी गिवन है। अरे वाह, डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, डेल्टा एच नॉट गिवन है इस रिएक्शन के लिए। फिर से इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड डेल्टा एच नॉट इज गिवन और डेल्टा एस नॉट नहीं गिवन है, जबकि इन सभी का एस गिवन है। तो हम डेल्टा एस नॉट निकाल लेंगे। डेल्टा एस नॉट कैसे निकालते हैं? डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है। तो पहले एक तो काम करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन निकालो। कैसे निकालते थे? सिखाया था मैंने। सम ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट। अब एस बोले या डेल्टा एस नॉट वो सेम ही होता है, आप समझते हैं। एस नॉट तो मीनिंगलेस होता है, सब कुछ डेल्टा एस डेल्टा के टर्म पर चलता है, ठीक है ना। तो चालू करते हैं। डेल्टा एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? CO2 ढूंढो, ये है 213.8 जूल। यूनिट देख लेते हैं एक बार, जूल जूल जूल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। माइनस डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है? CO 197.9 प्लस O2 हाफ है तो हाफ इंटू O2 ये है 205। समझ गए मेरी बात को? डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया। डेल्टा एस नॉट कैसे निकालेंगे? SP माइनस SR। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को बच्चा? नहीं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आती है बेटा -86.6 जूल केल्विन इनवर्स। आप लोग ऐसे ही मत लिख लिया करो, आप इसे सॉल्व किया करो। आपके पास समय है, आपको किसी को समझाना नहीं, आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप इसे सॉल्व करो, मैं सॉल्व करने बैठूंगा तब तो हो गया। फिर डेल्टा एस नॉट मिल गया, डेल्टा जी नॉट हमसे पूछ रहा है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, ये लिखा है डेल्टा एच नॉट। नजर आया कि नहीं आया? आया, क्लियर। कितना है डेल्टा एच नॉट? तो डेल्टा एच नॉट इज -282.84 डेल्टा एच नॉट। सपोज करो ये किलो जूल में निकल रहे तो इसको किलो जूल पे रखो, माइनस टी। टेम्परेचर कहाँ है? ढूंढो टेम्परेचर। टेम्परेचर 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 नहीं मिला, तो टेम्परेचर कहाँ से लाएंगे यार? तो चेक करो जरा, बिंदी लगी। बिंदी का मतलब ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर, इन स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको सिखाया है, थर्मो की स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब अपने आप मैं 298 उठा लूंगा इंटू डेल्टा एस ये लिखा है -86.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ फिर से बोलता हूँ, टेम्परेचर क्वेश्चन ने नहीं दिया है, लेकिन रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। जब इसे सॉल्व किया गया तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आया -257.033। आप जानते हैं मैंने किलो जूल में इसे रखा है, किलो जूल। दिस इज योर आंसर। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एस नॉट हमने निकाल लिया, SP माइनस SR। बकवास क्वेश्चन, 2 कौड़ी का घड़िया क्वेश्चन। समझ गए सब लोग? ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो देखो। कहता है कि इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम N2O4 is in equilibrium with 2NO2 when 5 mole of each are taken। इसके भी 5 मोल है, इसके भी 5 मोल है, एंड टेम्परेचर इज केप्ट एट 298 केल्विन। ओके, याद रखो मोल्स बराबर हैं दोनों के। द टोटल प्रेशर P वॉज फाउंड टू बी 20 बार। टोटल प्रेशर कितना मिला था हमको? 20 बार। अब एक बात बताओ यार, अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी तो बराबर होगा। यही तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से ही तो सीखा था हम लोगों ने। अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी बराबर होगा। टोटल प्रेशर अगर 20 बार है, टोटल प्रेशर कितना है? 20 बार, तो इसका भी प्रेशर 10 बार होगा और इसका भी प्रेशर 10 बार, तभी तो टोटल प्रेशर कितना आएगा? 20 बार। समझते जाओ चीजों को, फिर से आओ। फिर 5 मोल ऑफ ईच आर टेकन।
दोनों के 5-5 मोल्स, मोल्स बराबर तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी बराबर। टोटल प्रेशर 20 बार है तो इसका 10 बार, इसका 10 बार, 10-10 बार, दोनों का कितना हो गया 20 बार। अच्छी बात। गिवन डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 इतना है, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इतना है। तो कहता है फाइंड डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो डेल्टा जी चाहिए और डेल्टा जी नॉट की वो बात कर रहा है कहीं कहीं, देखो डेल्टा जी चाहिए और डेल्टा जी नॉट लेकर आ रहा है वो। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकता हूँ। मतलब डेल्टा जी कुछ ऐसा आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू क्यू, और यहां पर क्यू क्यू पी कहलाएगा क्योंकि प्रेशर इज गिवन। याद आया कि नहीं आया? आया। क्यू को हम क्यू पी भी बोलते थे और क्यू सी भी बोलते थे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक एक चीज़ निकालना चालू करते हैं। पहले मैं डेल्टा जी नॉट निकालता, फिर क्यू पी नहीं, या क्यू पी पहले निकालो, डेल्टा जी नॉट निकालो। तो मैं कहूँगा कि अगर मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NO2, then partial pressure of N2O4 will be equal to partial pressure of NO2 and that will be equal to 10 बार। और अगर पार्शियल प्रेशर आपको मिल गया तो क्यूपी नहीं मिल जाएगा। क्यूपी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, और अगर नहीं आता तो केमिकल इक्विलिब्रियम इसीलिए बना है। क्यूपी इज इक्वल टू आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। NO2 का पार्शियल प्रेशर मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, 100/10, ये कितना आएगा 10। क्यूपी 10 आ गया। ओके, एक बात तो निकल आई। डेल्टा जी नॉट निकालो। डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे? डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो वैसे निकालते थे, सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, याद आया, माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? NO2, NO2 प्रोडक्ट है, NO2 प्रोडक्ट है, 50 है, 2 मोल बन रहा है तो 2 × 50 माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट N2O4, N2O4 100, 50 2 जा 100, 100 100 कितना हो गया 0। अरे वाह, ये वैल्यू तो 0 मिल गई। तो डेल्टा जी निकाल लो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 0, क्वेश्चन बनते इस पर, ठीक है, प्लस 2.303 आर 8.314 इंटू टी क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर 298 इंटू लॉग क्यूपी कितना है 10। समझ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? जब मैंने यहाँ से इसे सॉल्व किया तो डेल्टा जी की वैल्यू आई -5705 किलो जूल है कि जूल है? जूल है, जूल। समझ में आया? ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव आया, डेल्टा जी की वैल्यू मिल गई आपको, डेल्टा जी -5705 जूल। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया तो कहता फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन कौन से डायरेक्शन बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन पे स्पॉन्टेनियस होगी? क्योंकि ये वैल्यू कैसी है नहीं, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। समझ गए सब लोग क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कैलकुलेट डेल्टा एच एट 85 डिग्री सेल्सियस। 85 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया? 273 प्लस 85, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 7 15 मतलब 5, 2 और 1 3, इतने केल्विन पर। फाइंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन की हेल्प से रिडक्शन कराया गया Fe2O3 प्लस 3H2, 2Fe प्लस 3H2 लिक्विड, और भी कुछ दिया है। द डेटा आर डेल्टा एच एट 298 केल्विन। अब जरा गौर से देखो, एक डेल्टा एच है 358 केल्विन और दूसरा डेल्टा एच है 298 केल्विन, और जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी सीपी की वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा सीपी आ जाएगा। मतलब ये किरचॉफ इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। दो टेम्परेचर हैं 358 केल्विन, 298 केल्विन, तो दो हीट ऑफ रिएक्शन आ गई और डेल्टा सीपी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो दैट मीन्स किरचॉफ इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? अच्छा हाँ, ये पूछ रहा है कैलकुलेट डेल्टा एच पूछ रहा है। ठीक है, निकालेंगे। तो किरचॉफ इक्वेशन बोलो क्या होता है? डेल्टा सीपी इज इक्वल टू डेल्टा एच T2 हायर टेम्परेचर था, माइनस डेल्टा एच T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1।
अब डेल्टा Cp क्या होगा, तो डेल्टा Cp इज इक्वल टू Cp ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी लिखो यार, माइनस सम ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट। अब इसे निकालना पड़ेगा। Cp ऑफ प्रोडक्ट कौन है, Fe, 2 मोल है, Fe 2 मोल है, मतलब मैं ऐसा लिखूंगा 2 इंटू 25.1 प्लस पानी 3 मोल है, पानी 3 मोल है, और ये सब पर मोल गिवन है, तो 3 इंटू 75.3 ये आ गया प्रोडक्ट का, माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट है Fe2O3 103.8 प्लस H2 3 मोल है, तो 3 इंटू 28.8। आप समझ रहे हैं कैसे कर रहा मैं, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो डेल्टा Cp की वैल्यू जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल पे, क्लियर। और ये वैल्यू आई, डेल्टा Cp की वैल्यू आई 85.9 जूल, 85.9 जूल। क्लियर हो गया इतना, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, नहीं, क्लियर। ये डेल्टा Cp आया तो वैल्यू पटक दो यहाँ पर डेल्टा Cp की, 85.9 किस में आया, ये जूल पे। अब जरा इन चीज़ों को देखो, डेल्टा H किस में दिया है, किलो जूल में, तो मैं ये भी डेल्टा H किलो जूल में पूछूंगा तो ये भी किलो जूल पे होना चाहिए, इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डेल्टा H एट T2 का मतलब 358 माइनस डेल्टा H एट T1 ये वाला टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर, माइनस 33.29 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 मतलब 358 माइनस 298, 358 माइनस 298। समझ गए सब लोग, ओके। तो यही है डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा Ht2 माइनस डेल्टा Ht1 अपॉन T2 माइनस T1, ओके। जब हमने इसको सॉल्व किया तो डेल्टा H एट T2 मतलब 358 केल्विन, ये वैल्यू निकल कर आई, ये वैल्यू आई -28.14 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन। क्लियर हो गया सबको, ओके। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। कहता है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल, एक सेल है, इसका ईएमएफ 1.10 वोल्ट है, मतलब ई नॉट ऑफ द सेल इज 1.1 वोल्ट। अच्छी बात है। कैलकुलेट फ्री एनर्जी चेंज, मतलब वो हमसे डेल्टा G0 पूछ रहा है फॉर द रिएक्शन, क्लियर हुआ इतना, ठीक। इफ इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मतलब डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, निकालेंगे फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। और कहता है कि कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, मतलब डेल्टा S0 हमसे वो पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। तो डेल्टा G0 और E0 ऑफ द सेल का रिलेशन हम जानते हैं, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 ऑफ द सेल, डेल्टा G0 माइनस एन कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो Zn 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। F फैराडे 96500 कूलम इंटू E0 ऑफ द सेल 1.1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू मिली -212.3 किलो जूल में आया है। ये डेल्टा G0 किस में आ गया, किलो जूल में। क्लियर हुआ इतना, कोई कंफ्यूजन है आपको, नहीं। तो पहला तो डेल्टा G0 मिल गया। अब कहता है डेल्टा S0 बताओ, अरे यार तो आसान सा, डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। डेल्टा G0 कितना है, -212.3, डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 ये गिवन है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन -216.7, यूनिट सेम है, ए बी किलो जूल पे है और ए बी किलो जूल पे, क्लियर। माइनस T टेम्परेचर, अब देखो ये पूरा प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर होता है 298 इंटू डेल्टा S0। समझ गए इतना, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, डेल्टा S0 की वैल्यू मिलेगी आपको -14.76 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दिस इज योर सेकेंड आंसर, क्लियर। अब आप कहेंगे सर कि इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही क्यों लिया, तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे टेम्परेचर नहीं दिखा था, और मैं ये जानता हूँ कि 1.1 वोल्ट, ये देखो ये तो डेनियल सेल है, पहली बात। कौन सा सेल है बेटा, डेनियल सेल। डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट ही स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही होता है। किस कंडीशन पर होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन की वजह से मैंने यहाँ पर बिंदीकरण कर दिया था। क्या कर दिया था, बिंदीकरण कर दिया था। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन तो टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, और इतना ही होगा क्योंकि टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर और इस सेल का सेल पोटेंशियल देखकर, और टेम्परेचर गिवन नहीं है,
इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके मुझे पता चला कि ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा, मतलब ई नॉट ऑफ द सेल है, ई नॉट ऑफ द सेल तो डेल्टा जी नॉट आया, डेल्टा जी नॉट आया तो डेल्टा एस नॉट आया। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे। आज से थर्मोकेमिस्ट्री संपला होता है। नेक्स्ट लेक्चर किसी नेक्स्ट न्यू टॉपिक पर होगा। करते रहो क्वेश्चंस को, डाउट्स पूछते रहो। गुड लक।